नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए पर्यावरण शिक्षा शास्त्र का एक नया टॉपिक है अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ और गतिविधियाँ। कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं जो कि आपको अवधारणा समझने में स्पष्टीकरण हेतु लाभदायक होती हैं और किस प्रकार से उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या उसकी अवधारणा होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। देख लेते हैं क्या क्या अवधारणा है, किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे अपन यहाँ पर बात करेंगे मुख्य रूप से जो आपकी गतिविधियाँ हैं, मुख्य रूप से जैसे दत्तिकार है, संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, आगमन विधि, निगमन विधि है, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसमें से जो उसके गुण होंगे वो भी देखेंगे, उसके जो दोष होंगे वो भी देखेंगे और किस प्रकार से उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते अपन क्या है दत्तिकार विधि। सबसे पहले क्या है दत्तिकार विधि। जो है दत्तिकार विधि में असाइनमेंट जिसको बोलते हैं, असाइनमेंट आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिले होंगे। जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के प्रमुख तरीके हो सकते हैं वही होते हैं, मुख्य रूप से गतिविधियाँ होती हैं, प्रविधियाँ होती हैं, कैसे उसकी अवधारणा स्पष्ट होगी और कौन सी लाभदायक होती प्राथमिक स्तर पर, कौन सी होती उच्च प्राथमिक स्तर पर, इस पर आधारित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अब दत्तिकार विधि जिसको असाइनमेंट बोलते हैं, दत्तिकार प्रेरणा का कार्य करता है। इसके गुण की बात करें तो क्या होता है इसमें जो प्रेरणा का कार्य करता है, क्या दत्तिकार मतलब असाइनमेंट जो बालकों को दिया जाता है वो एक प्रकार से प्रेरणा का कार्य करता है। तो इस पर से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि असाइनमेंट के बारे में आपको 4-5 प्रश्न दे दिए जाते हैं, ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से आपको छांटना होता है कि इसके संबंध में सही है या गलत है, या तो आपको सही चुनना होगा या फिर गलत चुनना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि दत्तिकार प्रेरक का कार्य करता है। ये क्या है, इसकी पॉजिटिव बातें हैं। प्रेरक का कार्य करता है, स्वयं करके सीखने की भावना का विकास करता है। यदि आप किसी बालक को कुछ कार्य देते हैं तो वो स्वयं करके सीखेगा, तो उसमें स्वयं करके सीखने की भावना का विकास होता है। ठीक है, दत्तिकार द्वारा ग्रहण किया हुआ ज्ञान को दृढ़ एवं स्थायी बनाया जाता है। जो भी आप दत्तिकार देते हैं, जो भी आप बालकों को गृह कार्य देते हैं तो उसमें क्या होता है, बालक स्वयं करके सीखता है तो उसका जो ज्ञान होता है वो अधिक देर तक स्थायी होता है, क्योंकि आप जितनी अधिक इंद्रियों का उपयोग करके किसी कार्य को करेंगे वो कार्य उतना ही ज़्यादा दृढ़ एवं स्थायी रहेगा। ठीक है, विशेष ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अभी तक। ठीक है, स्वाध्याय की भावना का विकास होता है। जो सेल्फ एक्टिविटी करते हैं उसमें स्वाध्याय मतलब स्वयं से पढ़ने की। यदि आप किसी बालक को देंगे उनको बोलना है किसी से नहीं करवाना, खुद करके आना है, तो स्वयं ना स्वयं कुछ ना कुछ करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उन कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में आएगा ही और वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि फिर बाद में उनको कभी नहीं भूलता है। तो स्वाध्याय की भावना का विकास होता है। जो इसके 4 इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे इसके गुण दोष क्या है, जिसको जिसको विशेषताएं बोलते हैं। पहले विशेषता देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। अब इसके गुण दोष क्या क्या है। दत्तकार विधि जो होती है विद्यार्थियों की क्षमता मतलब उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार देना चाहिए। यदि इसके दोस्त की बात करें तो उनकी क्षमता के अनुसार देना होता है। उसकी योग्यता, उसकी बुद्धि, रुचि और मानसिक योग्यता को ध्यान में रख करके ही बनाया जाना चाहिए। जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, गुण होते हैं, दोष होते हैं या फिर सावधानी, जो भी कहो आप। यदि उनकी क्षमता की जो बालक है उसकी जो क्षमता नहीं है उस प्रकार की, यदि वो सिलेबस आपने दे दिया, वो कार्य उसको दे दी, तो वो क्या कहलाया, दोष कहलाया। लेकिन उसकी मानसिक क्षमता, उसकी बुद्धि, रुचि के हिसाब से यदि आपने उसको कार्य दिया है, दत्तिकार दिया है, तो क्या हो जाएगा, एक गुण कहलाएगा इसका। अच्छा, ठीक है, वह विद्यार्थियों के जीवन में उपयोगी होना चाहिए। विशेष ध्यान देना, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो जो भी आप दत्तिकार दे रहे हैं वो विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित होना चाहिए। मोस्टली जब दत्तिकार आप दे रहे हैं तो जब आप प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो वहाँ पर जरूरी होता है कि उनके जीवन से यदि संबंधित होगा तो ही विद्यार्थी का मन लगता है कार्य करने में। या तो वो खेल से संबंधित हो तो विद्यार्थी का मन लगता है, या फिर उनके जीवन से संबंधित हो तो उनका मन लगता है। एक बालक होता है, यदि आपको उससे कुछ कार्य करवाना हो ना तो उसको कुछ ऐसा लालच दो जो कि उसके जीवन से संबंधित हो। जैसे कुछ हम तुमको खिलौना देंगे या फिर कुछ रफ देंगे, पेन देंगे या फिर बॉल खेलने देंगे, तो वो कार्य आपका कर देगा। लेकिन यदि वो उसके जीवन में उपयोगी नहीं है, यदि आप उसको बोलोगे कि हम तुमको कुछ भी ऐसी चीज़ ला करके दे देंगे, तो वो नहीं करेगा। तो जो उसके जीवन से उपयोगी होगा वो कार्य आपको कराना है, वो उस प्रकार का जो है दत्तिकार देना चाहिए। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, सरल से जटिल की ओर। सबसे पहले आपको छोटे छोटे सरल कार्य करवाने होते हैं, उसके बाद में आपको उसकी जटिल कार्य करवाने। जैसे यदि आप बालक को त्रिभुज के बारे में, वर्ग के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्ग के बारे में पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद में आप उसको घन के बारे में पढ़ाओगे, क्योंकि ये 2D आकृति होती है। अभी आपको मैथ शुरू होगा, उसमें बताया जाएगा 2D आकृति क्या होगा, 3D आकृति क्या होगा। बहुत जल्द मैथ पढ़ाने वाला हूँ,
तो जो सबसे पहले आप 2D आकृति पढ़ाओगे, उसके बाद में 3D आकृति पढ़ाओगे, क्योंकि जब तक 2D आकृति ही समझ में नहीं आएगी तो 3D कैसे समझ में आएगी। तो सबसे पहले सरल पढ़ाओगे, उसके बाद जटिल पढ़ाओगे। परस्पर सामंजस्य होना चाहिए। जो भी कार्य करवा रहे हैं, जो भी घर का है, स्कूल का कार्य है, दत्ती कार्य दिया है आपने, वो सामंजस्य होना चाहिए। घर के संबंध कार्य से भी मिलता जुलता होना चाहिए, उसके जीवन से उपयोगी होना चाहिए। तो दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। तो ये उसके मुख्य रूप से गुणों और दोष हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अब आगे एक प्रश्न पूछा जाता है, एजुसेट क्या है। ठीक है, तो एजुसेट क्या है? एक शिक्षा प्रणाली है। क्या है? शिक्षा प्रणाली है। इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है कि एजुसेट क्या है। तो ये शिक्षा प्रणाली है, जिस सीटेट में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए विशेष ध्यान देना है कि एजुसेट क्या है? एक शिक्षा प्रणाली। कैसी शिक्षा प्रणाली है? इस प्रणाली से सैटेलाइट के माध्यम से सीधा स्कूल की कक्षाओं में प्रसारण किया जाता है। ऐसी प्रणाली है एजुसेट के जो भी प्रसारण होता है, जो भी पढ़ाना होता है, वो सैटेलाइट के माध्यम से सीधे स्कूलों में प्रसारित किया जाता है। जैसे आजकल रेडियो देखता हो, रेडियो के माध्यम से बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, न्यूज़ सुनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से एजुसेट के माध्यम से भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारी कहानियाँ, कविता हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वो बालकों को सीधे स्कूल में सुनाए जाते हैं और एजुसेट के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और हाल फिलहाल में इसकी जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले वो कहाँ पर हुई थी? हरियाणा में हुई थी। इतना याद रखना है, ये भी याद रखना है, कहाँ से? हरियाणा में। अब दूसरा है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि है ये अज्ञात से ज्ञात की ओर जो सिद्धांत होते हैं, आपके जो सीखने के सिद्धांत होते हैं, उसके ऊपर चलती है। अज्ञात से ज्ञात, जो चीज़ आपको अज्ञात है उससे शुरुआत करेंगे, फिर ज्ञात करेंगे, उसके बारे में ज्ञात करेंगे। यदि आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो आप उसके बारे में सर्च करेंगे, देखेंगे, खोलेंगे, उसके बारे में देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इन्वॉल्व है। तो उसमें क्या है? अज्ञात से क्या है? यदि एक बालक है, उसको नहीं पता है कि गाजर होता है, दाल होता है, चावल होता है, इसमें क्या है, ठीक है, तो उसको तो नहीं पता। लेकिन आप उसको क्या पहले उसको पढ़ाओगे, ठीक है, फिर उसके टिफ़िन के बारे में पूछोगे क्या लेके आओ, ठीक है, उसके बाद में उसके टिफ़िन के बारे में तुम उनको बताओगे कि इसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर वसा होता है, विटामिन होता है। तो क्या है? पहले उसको कुछ ज्ञात नहीं था उसके बारे में, लेकिन उसमें क्या है? अज्ञात से ज्ञात की ओर गया। पहले उसके बारे में देखा, उसके बाद में फिर उसको समझाया कि इसमें ये चीज़ होता है, वो इससे क्या लाभ होते हैं वो भी बताया। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर छात्र स्वयं अवलोकन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? छात्र जो होते हैं स्वयं अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं अवलोकन करते हैं। तथ्य या समस्या को खंडों में विभाजित किया है। विशेष ध्यान देना कि इसमें जो तथ्य होते हैं, जो भी समस्या होती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको कार्य को किया जाता है, या फिर जो भी आपको सिखाना होता है वो सिखाया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। यदि आप एक आपकी एक बुक है, पूरी की पूरी बुक है, तो उसको 4-5 इकाइयों में बांटा जाता है। उसके बाद में एक एक करके इकाई जो होती है वो पढ़ाई जाती है। उसी प्रकार से बालकों में पहले उनको जोड़ पढ़ाया जाता है, गुणा पढ़ाया जाता है, भाग पढ़ाया जाता है। ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके एक एक इकाई एक एक अध्याय करके उनको पढ़ाया जाता है, तब उनका मैथ कंप्लीट होता है। यही होता है क्या? विश्लेषण विधि होती है। तथ्य जो होते, जो भी समस्या होती हैं, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसको सिखाया जाता है, उसका हल निकाला जाता है। अब गुण दोष की बात करें तो इसमें गुण जो है इसके प्रभावशाली विधि है। क्या है? प्रभावशाली विधि है। छात्रों को विचार करने का अवसर मिलता है। अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। अब ये 3 इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट इसके जो फैक्ट हैं, इतने अच्छे गुण हैं, विशेषताएं हैं इसकी, कि जो छात्र होते हैं प्रभावशाली तो होती है। क्यों होती प्रभावशाली? क्योंकि छात्रों को विचार करने का अवसर मिलता है। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत बता दिया जाए तो आपको उतना विचार करने का अवसर नहीं मिलता है, आप सोचते ही नहीं हैं। लेकिन जब तक क्या होता है, माइंड किसी का नहीं चलता, जब तक जो चिंतन की बात करें, यदि चिंतन के बारे में आपने देखा हो, वीडियो सभी अच्छे से देखे होंगे। यदि चिंतन तब परिणाम होता है, कब परिणाम होता है चिंतन? जब आपके पास किसी प्रकार की समस्या होती, तब आपका माइंड जो है सोचता है, वो चिंतन करता है, तो विचार करने का अवसर मिलता है। इसलिए क्या होता है? प्रभावशाली है। और अर्जित ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है, मतलब बहुत अधिक समय तक रहता है। दोष क्या क्या है? अधिक समय लगता है। स्वाभाविक सी बात है, जब बालक करेंगे तो 1 आध बार 2 बार गलती भी करेंगे, उसके बाद सही करेंगे, तो समय तो अधिक लगेगा ही। प्राथमिक स्तर पर कठिन है। ये क्या है? प्राथमिक स्तर के लिए कठिन है। यदि आपको एक बालक को आम के बारे में या फिर अमरूद के बारे में बताना है, तो आपको बालक को क्या करना पड़ेगा? वो आम और अमरूद दिखाना पड़ेगा। जो सहचर का नियम होता है उसी पर आधारित होता है। सबसे ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर जो यूज होता है वो होता है सहचर का नियम होता है। यदि आपको कुछ भी चीज़ बतानी है छात्रों को, तो वो प्रत्यक्ष रूप से उसके पास उपलब्ध हो तो अच्छी बात है। इसीलिए जो क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर यह क्या होता है? कठिन होता है। क्यों? क्योंकि छात्रों को स्वयं सोचना होता है, उनको अपने माइंड में इतना विकसित नहीं होता उनका प्राथमिक स्तर पर कि वो स्वयं सोच करके उसका हल निकाल सकें। तो इसका ये दोष है। और ये दोस्त कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सीटेट में, कि जो
आपकी जो विश्लेषण विधि है उसके दोष क्या है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब आगे है संश्लेषण विधि है। संश्लेषण विधि जो कि उसकी जस्ट अपोजिट है। जो संश्लेषण विधि है इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, क्या है, जो विश्लेषण थी उसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर था, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर है। क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। खंडों से प्राप्त ज्ञान को समग्र रूप में करना। उसमें क्या कर रहे थे, कोई ज्ञान है, कोई सी चीज़ आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो एक इकाई को, एक पूरे के पूरे कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते थे। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका कार्य छोटे छोटे टुकड़ों में दिया हुआ है उसको पूरा इकट्ठा करके उसका सारांश लिखना होता है या फिर पूरा सारांश करना होता है। तो क्या करना है, तो खंडों प्राप्त ज्ञान को समग्र रूप में करना होता है। विशेष ध्यान देना, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ज्ञात से अज्ञात और इकाइयों को छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, बस इतना। यदि एक याद रख लिया तो दूसरा उसका जस्ट अपोजिट ही होता है, तो आसानी से याद रहेगा। अब उसमें समय अधिक लगता था क्योंकि छात्र स्वयं करते थे, इसमें समय कम लगता है। क्यों, क्योंकि छात्र पूरा का पूरा छात्र नहीं करते हैं, इसमें जो शिक्षक होते हैं वही बताते हैं। काफ़ी सरल विधि है जो संश्लेषण विधि है, काफ़ी सरल विधि है। क्यों सरल है, क्योंकि मध्य बुद्धि छात्रों के लिए भी उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, कि जो भी शिक्षक होते हैं यदि उनको कुछ बताना होता है छात्रों को तो वो बता देते हैं, तो बहुत जल्दी बता देता है, तो शिक्षकों जो छात्र होते हैं उनको समझ में आ जाता है। इसलिए क्या होती है, काफ़ी सरल है, समय कम लगता है। यदि बालक स्वयं समस्या का समाधान करेंगे तो 2-3 बार तो वो सोचते रहेंगे, 1-2 दिन सोचेंगे, फिर बाद में उसका हल निकलेगा, तो उसमें समय अधिक लगता है। लेकिन इसमें समय कम लगता है, काफ़ी सरल विधि है क्योंकि छात्रों को सीधा उसका जवाब मिल जाता है, उसकी थ्योरी पता होती है, उसका कॉन्सेप्ट समझ में जाता है। मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है सीटेट में कि मंदबुद्धि छात्रों के लिए अधिक उपयोगी कौन सी है, तो वो है संश्लेषण विधि। कौन सी, संश्लेषण विधि, याद रखना आपको। सीखने की मनोवैज्ञानिक विधि भी इसी को कहा गया है। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा सीखने की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, आपको संश्लेषण भी ऑप्शन में रहेगा, विश्लेषण भी रहेगा, दत्तकार भी रहेगा, और इनमें से कोई नहीं भी रहेगा और सभी भी रह सकता है, ठीक है। तो वहाँ आपको रखना है कि संश्लेषण विधि है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। सीखने की मनोवैज्ञानिक विधि किसे कहा गया है, संश्लेषण विधि को। तो इसको तो 100% आप याद ही कर लो कि सीखने की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, संश्लेषण विधि। अब इसके दोष क्या क्या हैं, अभी तो आपने विशेषता देख ली, इसके गुण देख लिए हैं। अब इसके दोष क्या है, तर्क व निर्णय शक्ति के विकास में कम अवसर मिलते हैं। जो बालक होते हैं उनको सोचने के अवसर कम मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें छात्र स्वयं नहीं करते, इसमें शिक्षक उनको बता देते हैं। इसके पहले जो आपने विश्लेषण विधि देखा तो उसमें छात्र को स्वयं करना था, इसलिए क्या हो जाता है, उसकी जो मानसिक शक्ति है और जो तर्क करने की, जो निर्णय की जो विकास क्षमता था उसका विकास अधिक होता था, इसमें कम होता है। उसका उल्टा है, सीधा सीधा छात्र अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। जो छात्र हैं वो स्वयं प्रयास ज़्यादा करते नहीं, ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलता उनको, ज़्यादा अवसर ही नहीं मिलते, तो उसका जो ज्ञान होता है वो स्वयं प्रयास करके बहुत कम कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इतना याद रखिए आप। अब आगे है आगमन विधि। आगमन विधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन निगमन में गणित शिक्षा शास्त्र जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन इधर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उदाहरण से नियम, अब आपको इसमें कन्फ्यूजन होती बहुत सारे छात्रों को कि जो आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है, उसको याद कैसे करें कि आगमन विधि में होता है उदाहरण से नियम के, निगमन में होता है उदाहरण से नियम। तो आ और निगमन, सबसे पहले आगमन विधि से आ ले लो और निगमन विधि से क्या ना ले लो, ठीक है। तो आगमन के साथ में आ के नज़दीक क्या है, ऊ है, सबसे पहले आगमन विधि में उदाहरण आएगा, और निगमन में क्या है नज़दीक, नी है, सो क्या आ जाएगा, नियम आएगा। आगमन विधि जो होती है उसमें पहले उदाहरण आता है, उसके बाद में नियम आता है, और निगमन विधि में पहले नियम आता है, उसके बाद में उदाहरण आता है। ये मुख्य रूप से याद रखना है आपको, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपको आसानी से याद रहेगा और विधि के बारे में ही समझ जाओगे। इस विधि में मुख्यतः 3 सूत्रों का प्रयोग होता है, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जो आगमन विधि होती है इसमें क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद में नियम बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो 3 सूत्र हैं ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं कि आगमन विधि की विशेषता है या फिर आगमन विधि के जो है सूत्र जो है इस पर आधारित है आगमन विधि पर। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, कोई सी भी चीज़ है विशिष्ट है उसको सामान्य करके रखना है। किस प्रकार से, ज्ञात से अज्ञात, जो चीज़ आपको ज्ञात है उसी से रिलेटेड समझते समझते अज्ञात चीज़ को भी आपको समझना है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आपको एक पत्थर दिया हुआ, वो पत्थर दिया, ठीक है, उस पत्थर में क्या क्या है, मान लो आपको कुछ खाना दिया है टिफिन बॉक्स से आपका, ठीक है, उस टिफिन बॉक्स में क्या क्या है, कितने प्रकार की सब्जी है, सब्जी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब सबसे पहले बड़ी चीज़ जो होती है मोटे तौर पर जिसको बोलते हैं कि मोटे तौर पर जो आपको दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से वो तो आप समझ जाते हैं, लेकिन उसकी छोटी छोटी बारीक जो होती हैं, बारीक चीज़ें जो होती हैं सूक्ष्म रूप से
उसके ऊपर जाना होता है। तो सबसे पहले आपको स्थूल जो होता है, मोटा मोटा जो अनुमान होता है वो लगाना होता है, उसके बाद में उसकी सूक्ष्मतम जानकारी जो होती है वो ग्रहण करनी होती है, वो बताना होता है छात्र को। तो ये क्या होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। विशेष ध्यान देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके पद पूछे जाते हैं कि इसके कौन कौन से पद कौन कौन से हैं, और जो आगमन विधि है उसके पद कौन कौन से हैं, इसका क्रम बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो उदाहरण है, उदाहरण सबसे पहले आपको याद रखना है। उदाहरण आगमन विधि में सबसे पहले क्या आएगा, उदाहरण आएगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है, तो जो बाकी का ऑप्शन होगा वो आपको ऐसा मिलेगा, एक आध दो में नियम मिलेगा, तो दो ऑप्शन वैसे ही आप छांट दोगे, तो फिर आपके दो बचेंगे। उसके बाद में उदाहरण के बाद में क्या आएगा, निरीक्षण आएगा, उसके बाद में सामान्यीकरण आएगा, और सबसे लास्ट में जो होगा सत्यापन होगा, या वो सबसे लास्ट में सत्यापन होगा। जी आपको याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसका जो सीक्वेंस है ये बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले उदाहरण, उसके बाद निरीक्षण, उसके बाद सामान्यीकरण, उसके बाद में सत्यापन, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आगे बात करें इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं। तो इसके गुण की बात करें तो आत्मविश्वास का विकास होता है, जो आत्मविश्वास होता है उसका विकास होता है। रटने की प्रवृत्ति कम होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रटने की प्रवृत्ति कम होती है किस विधि में, आगमन विधि में, ठीक है। छोटी कक्षा में उपयोगी होती है, कौन सी विधि में, आगमन विधि में। छोटी कक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी विधि है, आगमन विधि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका विकास होता है। आप शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, बाल विकास ही पढ़ेंगे, तो उसमें जो पढ़ेंगे शिक्षा से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ेंगे, आपने कुछ वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, कुछ अभी बाकी है उसके बाल विकास का, तो वही बहुत जल्द करवा दूंगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं इसमें, उनको सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसका जे, उसके बाद में जे। चारों के चारों पद इतने इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट हैं कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है कौन सी विधि, आगमन। रटने की प्रवृत्ति कम करती है, आगमन विधि। आत्मविश्वास का विकास होता है, जो होता है वो चलो इसको कम मान लेता हूँ, लेकिन मैं जो पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बहुत जरूरी है, तो कौन सी, आगमन विधि। इसके दोष क्या है, समय और श्रम अधिक लगता है। स्वाभाविक सी बात है, जो ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ होगी उसमें समय अधिक लगेगा, श्रम भी अधिक लगेगा। उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है, स्वयं में पूर्ण नहीं है, स्वयं में पूर्ण नहीं है, विशेष ध्यान रहे क्या है, स्वयं में पूर्ण नहीं है, ठीक है। मान लो आपने कोई उदाहरण दे दिया, बालकों को नियम नहीं आया समझ में, ठीक है, फिर आपको उदाहरण समझाना पड़ेगा। स्वयं में पूर्ण नहीं है, जो उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। यदि आप बालकों को उस उदाहरण के माध्यम से हर एक चीज़ समझाएंगे, जो उच्च कक्षा बड़ी कक्षा में कॉलेज में या फिर माध्यमिक जाएंगे, तो सबसे पहले उदाहरण यदि आप समझाते रहेंगे तो पूरा आपका पीरियड निकल जाएगा, बहुत सारा समय निकल जाएगा, समय अधिक लगता है इसमें क्योंकि, ठीक है। तो उच्च कक्षाओं के लिए जो उपयुक्त नहीं है, विशेष ध्यान देना, काय के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। अब एक प्रश्न, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना भूलिए, जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्या है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ठीक है, इतना याद रखना है। क्योंकि जो प्राथमिक के लिए उपयोगी है वो उच्च कक्षाओं से उपयोगी नहीं होती है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। निगमन एक दूसरे के पूरक है, जो निगमन विधि है वो क्या है, एक दूसरे के पूरक है। जो आगमन और निगमन विधि है एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कोई संकोच वो नहीं है, संशय नहीं है। हाँ, इनके जो गुण हैं बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन जहाँ आगमन है वहाँ पर निगमन है, ठीक है। आगमन विधि के विपरीत प्रक्रिया, पहले नियम फिर उदाहरण। जो निगमन विधि होती है उसमें पहले नियम होता है, उसके बाद में उदाहरण होता है। जैसे निगमन से नहीं ले लो, उसी प्रकार से नियम ले लो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले जो निगमन विधि होती है उसमें सबसे पहले नियम होता है, उसके बाद उदाहरण होता है। उसी प्रकार से आपने आगमन को देख लिया कि आगमन में सबसे पहले आ के साथ में आएगा ऊ, मतलब उदाहरण, ठीक है, उसके बाद में नियम आएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जस्ट उसका उल्टा हो गया, ठीक है। इसके पद पूछे जाते हैं, नियम या परिभाषा। सबसे पहले इसकी नियम दिया जाएगा या फिर परिभाषा दी जाएगी, यदि परिभाषा की बात चल रही है तो। सबसे पहले नियम और परिभाषा कहाँ पर दिया था, निगमन विधि। उसके बाद में उसका उदाहरण मिलेगा, उसके बाद में उसका निष्कर्ष मिलेगा, उसके बाद में उसका सत्यापन किया जाएगा। तो सत्यापन तो दोनों में ही लास्ट में है। अब आपको सबसे पहले जरूरी होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट होते हैं ना, वो याद रखना है। निगमन विधि में सबसे पहले नियम रहेगा और आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण रहेगा, ठीक है। इसके गुण की बात करें, गुण क्या क्या है, इसके दोष क्या क्या हैं। तो गुण जो है इसके मुख्य रूप से उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्या, जो आपकी निगमन विधि है वो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे आपको अभी सूत्र चल रहा होता है कई बार, a + a का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले छात्रों को ये सूत्र रटवा दिया जाता है, सूत्र दे दिया जाता है, फिर इस पर आधारित जो होते हैं उच्च कक्षाओं के जो छात्र होते हैं वो आराम से इसके सवाल जो होते हैं हल कर लेते हैं। जबकि यदि छोटे बालकों के जो इस प्रकार के सूत्र रटवाए जाएँ तो वो नहीं रट पाएंगे, क्योंकि उनको आपको प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ सिखाना होता है, जो भी अभी प्रत्यक्ष रूप से सीखेंगे।
क्योंकि उनका मानसिक रूप से उतना विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह विधि का प्रयोग सभी विषयों में आसानी से किया जा सकता है। जो ये विधि है, निगमन विधि है, सभी विषयों में आसानी से किया जा सकता है। समय और श्रम कम लगता है, स्वाभाविक सी बात है। जो उच्च शिक्षा में ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनाई जाएगी जिसमें समय और श्रम कम लगे, तो समय और श्रम कम लगता है। ठीक है, इसके दोष भी हैं कुछ। रटने के लिए बाध्य करती है। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो आप सवाल नहीं लगा सकते। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसका दोष है कि रटने के लिए जो विधि है वो प्रोत्साहित करती है या फिर बाध्य करती है। वो कौन सी है? निगमन विधि है। विशेष ध्यान देना, सीटेट में कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है कि रटने के लिए बाध्य करती कौन सा है? निगमन विधि है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उचित विकास नहीं होता है, जो कि मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बालकों को खुद करके सीखने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जो कि स्थायी ज्ञान के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं करती है। ठीक है, अब आगे इसका है खोज एवं अन्वेषण की भावना का विकास नहीं करती। ये जो है खोज एवं अन्वेषण की भावना का विकास नहीं करती। विशेष ध्यान देना इसमें, खोज एवं अन्वेषण की भावना का विकास कहाँ होगा? जहाँ पर बालकों को स्वयं करने का क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा और उनके दिनचर्या या फिर जीवन से संबंधित होगी। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके साथ साथ में जो चैप्टर जो इसकी जो विधियां रह गई हैं वो बताऊंगा। जैसे हॉरिस्टिक विधि है, हॉरिस्टिक विधि से इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में बताऊंगा आपको कहानी विधि होती है, भ्रमण विधि होती है, खेल विधि होती है, पाठ्यपुस्तक विधि है। इन सब विधियों के बारे में बताऊँगा। साथ ही साथ में उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी उसके बाद में करवाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।